क्या एक सिंसियरिटी बिल्टअप हो चुकी थी, बट फाइनली आपको ये डिसाइड करना पड़ता है हायर क्लासेज में कि क्या आप इनफ मैच्योर हैं। जैसे मैं जैसे अपने को मैं जांच लेता कि तो वही मेरे साथ था। लेकिन कोटा जाकर के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वहाँ का कॉम्पिटिटिव माहौल देख करके आया था कि इतना कॉम्पिटिशन था कि उससे मैं एक्चुअली जिस दिन मैं गया था। वेलकम टू लव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपका बहुत शुक्रिया है इतना प्यार देने का। आप हमारे लगातार इंटरव्यू सुन रहे हो, हम हर दिन एक इंटरव्यू डाल रहे हैं। आई नो दैट इतनी लंबी वीडियोस देखना सम टाइम पॉसिबल नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है, बट स्टिल आप लोग इतना प्रेम दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। सो आज हम फिर से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपको ये बात समझाने वाले हैं कि इस पूरी कन्वर्सेशन में एक डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितनी आपकी लाइफ डिसिप्लिन होगी उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। जितना ज़्यादा आपका खुद पे कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और जितना ज़्यादा आपको अपने गोल की क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा आप सही स्टेप ले पाओगे। सो इन सारे इंटरव्यूज़ का जो हमारा मेन मकसद वो यही है कि आप मोटिवेशन ना लो, आप इंस्पिरेशन लो, आप लोगों से इंस्पायर्ड हो जाओ। इंस्पायर होने से क्या है, आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करोगे और आप उस काम को और अच्छे से करोगे। बट ये करने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन होने के लिए हमें, हमारे पास राइट फिलॉसफी होनी चाहिए। तो ये सारे इंटरव्यूज के जरिए हम आपको राइट फिलॉसफी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज स्वागत करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सौरभ सर का और शुरू करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स वेरी प्लेजर फॉर अस कि आपने हमें टाइम दे रहे हो आप हमें। और लाइक हमने आपको परेशान भी किया है कुछ थोड़ा सा पहले सो स्टिल यू आर गिविंग अस टाइम, थैंक यू सो मच। सो सर, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगा बिकॉज मैं थोड़ा सा हैरान हूँ बिकॉज लाइक मतलब जनरली आजकल ट्रेंड हो गया है कि बच्चे ट्यूशंस या कोचिंग्स, बेस्ट या कोचिंग्स में जाएंगे जब बहुत अच्छी ट्यूशंस पढ़ेंगे तो वो होता है कि हाँ उनके अच्छे मार्क्स आ गए, वो लोग टॉपर्स होते हैं। बट विदाउट ट्यूशन, विदाउट कोचिंग अच्छे मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना, तो क्या किस तरीके का आपका हैबिट पैटर्न था पढ़ाई में? तो पहले आप मुझे थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए और फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका मतलब नेक्स्ट क्या था थैंक यू अमर जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैं बच्चों को जो आपकी इस चैनल को देखते हैं, अगर उनको कुछ इंस्पायर कर सका थोड़ा बहुत, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो का ये सक्सेसफुल होगा। तो जैसा कि आपने बताया कोचिंग से रिलेटेड आपने सवाल पूछा, तो एक्चुअली बचपन से जो मेरी पढ़ाई हुई है वो एक ही स्कूल में हुई थी। मतलब फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक मैंने एक ही स्कूल से पढ़ा है। तो मतलब घर में ऐसा था कि मम्मी हमेशा मुझे बचपन से ही जो है ट्यूशन भेजती थी। तो मैं 9th 10th 11th तक ट्यूशन गया। बट एक्चुअली 12th क्लास में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ट्यूशन जाना से, जो ट्यूशन में एक्चुअली हमें वही टीचर पढ़ाते थे जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे। तो एक तरह हम्म। से स्कूल में जो चीज़ें पढ़ते थे वो सारी मेरी क्लियर थी। तो मैं ट्यूशन में जाकर के दोबारा वही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगा टाइम का वेस्टेज एक्चुअली। इससे अच्छा मैं सेल्फ स्टडी करूँ, और सेल्फ स्टडी करके मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छे से पढ़ सकता हूँ। क्योंकि हम्म। ट्यूशन जाना आना, फिर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गप्पे लड़ाते थे, बातें करते थे, टाइम खराब करते थे। बेटर कि उस टाइम को भी मैं अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकूँ। तो मैं 12th में कोचिंग बिल्कुल नहीं किया। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। बस केमिस्ट्री का जाता था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, तो केमिस्ट्री में दूसरे टीचर के पास जाता था ट्यूशन। बाकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, वो सब मैंने अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड करके ही पढ़ाई की। मुझे लग गया था कि अभी मैं इतना मैच्योर हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ और अच्छे से क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसलिए मैं फाइनली 12th क्लास में मैं ट्यूशन जो है नहीं किया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था उस वक्त। ओके ओके। तो यहाँ पे मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि जैसे लाइक ठीक है, कुछ कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लाइक कुछ थोड़े मतलब जैसे मेरे जैसे, उनको समझ नहीं आता है ना, वो खुद पढ़ के नहीं समझ सकते। बट जनरली क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना ट्यूशंस के या बिना कोचिंग्स के अगर बच्चा खुद से एफर्ट लगाए तो क्या अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है? क्या लगता है आपको जी इसके हाँ, बारे में? बिल्कुल। मुझे लगता है उसको डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट कमजोर है पढ़ने, उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उनका डेडिकेशन या फिर ऐसे कहते हैं सिंसियरिटी, और वो एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ नहीं पा रहा है, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ना होता है, तो हाँ उसको ट्यूशन जाना चाहिए। क्योंकि गाइडेंस की जरूरत होती है स्टार्टिंग में। जैसे मैंने बताया, मैं भी बचपन से ट्यूशन गया था, क्योंकि बच्चा जो होता है इमेच्योर होता है, नहीं पढ़ता है बैठ करके। तो मैं इवन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10th तक मैं कोचिंग गया। मेरी मम्मी मुझे हमेशा ट्यूशन भेजती थी।
लोकल जो रहते हैं पुराने वाले। तो उससे क्या एक सिंसियरिटी बिल्टअप हो चुकी थी, बट फाइनली आपको ये डिसाइड करना पड़ता है हायर क्लासेस में कि क्या आप इनफ मैच्योर हैं। जैसे मैं जैसे अपने को मैं जांच लेता कि हाँ मैं अच्छे से खुद से पढ़ सकता हूँ, बट ये हर किसी के केस में नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि उसका डेडिकेशन कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो कितना सिंसियर है पढ़ने में। अगर उसको लगता है वो काम है तो उसको हाँ जाना चाहिए ट्यूशन और उसको पढ़ना चाहिए, उसको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए हर किसी की तरह। बट इफ ही इज कैपेबल, अगर वो कैपेबल है खुद से सेल्फ स्टडी करने में, तो फिर उसे ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे मार्क्स ला सकता है, और वही मेरे साथ हुआ। ओके ओके। सो देन आपने बताया कि जैसे आप एक ही स्कूल में पढ़े थे, फिर आप वहां से कोटा गए लाइक कोचिंग के लिए। तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आई थी आपके साथ, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप कि कैसी दिक्कतें थी आपको कोटा में जाके, बिकॉज आप तो टॉपर थे, फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ गई वहां पे ऐसी? जी हाँ, एक्चुअली मैं टॉपर था अपनी क्लास का, लेकिन जैसे एक मछली होती है वो तालाब में होती है, तो उसे पता नहीं होता कि अगर उसको स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाल दिया जाए तो उसका कंपटीशन बड़ी बड़ी व्हेल मछली, बड़ी बड़ी शार्क और भी बहुत सारी तिमिंगल मछलियां होती है समुद्र में, उससे होने वाला है। तो वो मुझे नहीं था उतना आइडिया। तो घर के हम्म। इसमें तो वैसे भी सीबीएसई का जो 12th क्लास का शेड्यूल जो सिलेबस होता है वो बहुत ही आसान होता है। तो उसमें 99 मार्क्स लाना, 100 मार्क्स लाना, इवन वेरी इजी। मेरे सराउंडिंग से कई बच्चों के 100 मार्क्स आए थे। तो 12th का लेवल और आईआईटी का जेई का लेवल बहुत डिफरेंस है। ये आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको भी ये पता होगा। तो हम्म। वही मेरे साथ था। लेकिन कोटा जाकर के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वहाँ का कॉम्पिटिटिव माहौल देख करके आया था कि इतना कॉम्पिटिशन था कि उससे मैं एक्चुअली जिस दिन मैं गया था हम्म। एडमिशन करने के लिए आइलैंड में, तो वहाँ पे बच्चे बाहर टेस्ट सीरीज दे रहे थे, बहुत सारे बच्चे डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ मेला लगा है। तो मैं सोचा ऐसा तो कभी मैंने कभी देखा ही नहीं अपने स्कूल में। तो मैं मतलब मैं अपनी क्लास में पढ़ने वाला था जनरली, और दो तीन स्टूडेंट थे, तो उन्हीं के बीच में कंपटीशन रहता था, तो इतना कभी महसूस किया नहीं, वो माहौल मेरे को मालूम नहीं था। तो एलन जा करके जो है वो मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी टेक्स्ट बुक में मैं झांक के देखे कि देखने कैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 11 12 के थे, बट बहुत टफ थे। मैं तो सोचा मैं तो पढ़ा भी नहीं है, तो क्योंकि वो आईआईटी जी की टेस्ट सीरीज थी और एलन बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो बहुत टफ टेस्ट हम्म। सीरीज थी। तो वो सब बहुत डिमोटिवेटेड हो गया मैं इतने बच्चों को देख करके। क्योंकि बाकी में अगर अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल रहेगा तो कोई सी बात है, एक नया बच्चे जाके डर जाएगा वहाँ पे। तो वही मेरे साथ हुआ। बट फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे पढ़ा, और डेडिकेटेड होकर के मेरे को बस एक ही मेरा गोल था, मेरा गोल क्लियर था कि मुझे यहाँ से जैसे भी करके एटलीस्ट जेई मेंस तो क्लियर करना है, और वो भी कम से कम अच्छे मार्क्स से 250 to 300। ये मेरा टारगेट था, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का था, तो मुझे पता था कि इससे कम अगर आए तो मुझे कोई एनआईटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम्म। मेरा गोल क्लियर था, तो मैं मेहनत किया पूरी साल भर वहाँ पे अच्छे से, विदाउट ऐसे कह सकते डिविएशन के। हाँ, वो पीरियड जो एक साल का था कोटा को, विदाउट डिविएशन के मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। इवन मोर देन 12th 11th में जितना मैं सेल्फ स्टडी किया था, तब जा करके मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया। फाइनली मैंने जेमेंस क्लियर किया। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ का कॉम्पिटेटिव माहौल देख करके, जिसको देख के मैं सच में डर गया था। हम्म। और दूसरा वहाँ पे जो बेसिक कॉमन प्रॉब्लम रहती है जो सबके साथ, वहाँ का खाना बहुत बेकार रहता है कोटा का। तो वहाँ का एक्चुअली अगर आपको खाना अच्छा मिल रहा है कहीं, तो वैसे बात है आपको पढ़ने का मन करेगा, माहौल में आप आसानी से ढल जाएंगे और आपको सराउंडिंग सब कुछ ठीक लगेगा। तो कोटा में सारी हम्म। फैसिलिटीज थी, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे। स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो स्टडी मटेरियल आपको अच्छा मिल जाता था। बस वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, जो बच्चों को शायद आज भी फेस होती है, वहाँ पे खाना बहुत बेकार था, वो अलग डिमोटिवेट करता था हमको। तो अच्छा यही अच्छा। दो प्रॉब्लम्स जो थी मुझे बहुत ज़्यादा फेस हुई कोटा में। ओके। बट मैं जानना चाहूंगा आपसे, जैसे मतलब आप जब स्टार्टिंग में गए, बिकॉज मैंने देखा कि जब हम स्टार्टिंग में लाइक कहीं नई प्लेस पे जाते हैं, तो जनरली हम अकेला फील करते हैं, और अकेले फील करने के चक्कर में हम लोग दोस्ती बनाते हैं, और कई बार हम लोग गलत दोस्तों के संग में भी चले जाते हैं। और लाइक कोटा में जनरली अब ये बातें भी बहुत ज्यादा फेमस हैं कि वहाँ पे बच्चे नशा करने लग जाते हैं, वहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं, वहाँ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। मतलब मैं मानता हूँ ऐसा कि कोटा में सक्सेस स्टोरीज तो हैं, बट सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा अनसक्सेस स्टोरीज हैं कोटा की, अगर आप हम कंपैरिजन करें करके देखें तो। उस माहौल में कैसे आपने अपने आप को एडजस्ट किया, मतलब किस तरीके से आपने अपने आप को बचाया इन सब चीजों से? बिकॉज बहुत इजी था आपका वहां पे डाइवर्ट होना, बिकॉज आप 12 साल अपने 12th तक आप घर पे रहे हो, आपने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, तो बाहर एकदम देखने से फिर कैसे अपने आप को अपने होल्ड किया? जी हाँ, आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा कि मैं डिवेट क्यों नहीं हुआ वहाँ पे। तो इसका आपने जो पहले कहा कि वहाँ पे बच्चे डिवेट हो जाते, बिल्कुल सही था। हमारे टाइम भी, इवन मेरे बैच में कई सारे बच्चे डिवेट हो चुके थे वहाँ पे, नशा करते थे, गलत चीज़ें देखते थे। और ये बहुत ही स्वाभाविक था उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो वो इन गलत डायरेक्शन में जाकर के इमीडिएट एंजॉयमेंट जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है व्यक्ति।
तो ये बहुत ही स्वाभाविक रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए। बट एक्चुअली मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हो क्योंकि ये सारी इंडिकेशंस मुझे मेरे स्कूल लाइफ में भी मिल चुकी थी। मतलब मेरी स्कूल लाइफ में मेरे जो फ्रेंड्स थे कई सारे, तो वो भी डिवेट हो रहे थे, ड्रिंकिंग करते थे, बंक करते थे क्लास में, 12th क्लास में, और वो पढ़ाई नहीं करते थे तो उनका मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो ये सब जो है क्लैरिटी मेरे दिमाग में था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका एक हल्का सा इंडिकेशंस मुझे मेरी स्कूल लाइफ में, वो ट्रेलर कहते हैं ना, मूवी से पहले ट्रेलर देखते हैं जैसे, वो ट्रेलर मुझे मेरी स्कूल लाइफ में मिल चुका था कि अगर मैं ये सब चीजें करूंगा तो कोर्ट आने का कोई फायदा नहीं है, मैं भी ऐसे ही बिगड़ जाऊंगा इनके साथ। तो वो सही और गलत का वो मुझे फर्क पता था। जैसे कहते हैं कि अगर आपका गोल स्टेटमेंट क्लियर है तो सही और गलत में आप इजीली से फर्क कर पाते हैं, फिर आपको कोई चीज डिवेट नहीं कर सकती अगर आपको गोल स्टेटमेंट क्लियर है। तो वो मेरा गोल स्टेटमेंट जो था वो क्लियर था कि मुझे IIT जेई क्लियर करना है, तो इसलिए मैं वहाँ पे डिवेट नहीं हुआ। तो वहाँ पे कोटा में जाने के बाद यस, जैसे मैंने बताया कि मेरे प्रॉब्लम बहुत सारी है रिलेटेड, यस फ्रस्ट्रेशन हुआ, टेस्ट सीरीज देता था तो उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट वहाँ पे मैं कभी इन गलत डायरेक्शंस में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा गोल स्टेटमेंट क्लियर था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और रही बात एसोसिएशन की, तो वहाँ पे जो मेरा हॉस्टल था वहाँ पे दो टाइप के लोग रहते थे एक्चुअली। एक तो जैसा आपने बताया कि बिगड़े हुए जो शराब पीते थे, बाहर जाकर के नशा करते थे, ऐसे भी लोग थे। और जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे थे, वो एक पंजाब से था मेरा एक फ्रेंड, वो बहुत ही डिसेंट, पायस और बहुत ही मोड ऑफ गुडनेस में वो व्यक्ति था, सात्विक व्यक्ति था। तो मैं हमेशा उसी के पास जाता था, उसी के रूम पे उससे डिस्कस करता था, मेरा टेस्ट सीरीज खराब गया है या अच्छा गया है, मेरी पढ़ाई में दिक्कत हो रही, तो उससे मैं अपना हार्ट शेयर करता था। तो एक व्यक्ति मैं कह सकता हूँ भगवान की कृपा थी कि मुझे एटलीस्ट एक व्यक्ति तो दिया उन्होंने कोटा में जिससे मैं हार्ट शेयर करता था। बस वही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं मतलब बातचीत करता था, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो वही अच्छा एसोसिएशन मैंने वहाँ पे रखा कि मैं अच्छे व्यक्ति से मिला और गलत व्यक्ति की संगति में नहीं गया। हाँ, अगर जाता तो श्योरली मैं भी डिग्रेडेड हो जाता हूँ जाकर के, बट मैंने जैसे बताया कि क्लैरिटी मेरे अंदर पहले से थी सही और गलत में फर्क करने की, तो वो से मैं बच गया। खैर, लाइक समटाइम हम समझते हैं कि मतलब जैसे हम उन बच्चों को गलत भी नहीं कह सकते, बिकॉज उन बच्चों के लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है। जी हाँ। और क्योंकि हमारा मन जो है मैक्सिमम हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, बिकॉज हम अपने मन के हिसाब से सारे काम करते हैं ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है वहां पे, जैसे आप तो उस माहौल में रह के आए हो, अब मतलब वहां पे लाइक कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां भेज रहे हैं ना, कि यहाँ से कोटा जाएगा। कोटा मतलब इज लाइक वो हॉस्टल है, तो मतलब वो पूरा इंस्टीट्यूट के अंडर है। इंस्टीट्यूट को पता है कि हॉस्टल में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, बिकॉज वो आपको पूरा कॉम्पैक्ट उसमें रखते हैं एक मतलब माहौल में। उसके बाद भी ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल है बच्चों के लिए, मतलब नशा और ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल है बच्चों के लिए, अगर वहां पे बच्चे को इतना इतना पैसा खर्च करके पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो इतनी इजीली चीजें कैसे अवेलेबल हो सकती हैं इतनी छोटी एज के बच्चों के लिए? एक्चुअली इसके जो सबसे बड़ा रीजन है सिंपल सा है, ये हमारे एक्चुअली गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी फेलियर है। आप देखिए कि लिकर शॉप वो अवेलेबल है हर किसी के लिए, आप उसके लिए कोई एज लिमिट भरेंगे, लेकिन क्या जो वहाँ पे लिकर बेच रहा है एज लिमिट देखता है? कोई ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम है कोई, मतलब कि अगर कोई ज्यादा कम एज वाले बच्चों को अगर लिकर दे रहा है कोई दुकानदार है तो उसको जेल हो जाएगी? ऐसा कोई स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं है। रही बात सिगरेट की, आप किसी भी दुकान में जाएंगे इजीली अवेलेबल है, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, इवन जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते कि जा बेटा सिगरेट लेकर के आ जा। तो इस सिगरेट पीना, यू नो, और ड्रिंकिंग करना, इट इज वेरी इजी। और नाउ इट इज इंटरनेट, अगेन इट इज अवेलेबल, ऑल द नॉनसेंस थिंग्स आर देयर ऑन द इंटरनेट, सारी चीजें हैं अवेलेबल है, कोई भी लीगल एक्शंस नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि इन गलत चीजों पे अप्रोच करना आज के समय में बहुत इजी हो गया है। इसलिए जब बच्चा कोटा जाता है वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होता है, सही कहा आपने, गलती तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की नहीं है, वो गलत बन जाता है, लेकिन उसके जो टेम्पटेशन है अंदर से वो बढ़ जाती है इन सब चीजों के लिए। और जब वो उसको फ्रस्ट्रेट होता है तो ऑब्वियसली वो इन सब चीजों के लिए तुरंत भागता है, इमीडिएट इंजॉयमेंट के लिए। तो इसलिए ये जो मैं सोचता हूँ ये प्रॉब्लम है, माँ बाप जिस अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ये बहुत सही चीज़ है, लेकिन बच्चा एक्चुअली आप देखिए 11वीं 12वीं का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो ये डिसाइड कर सके सही क्या गलत क्या है। हाँ, कोई बायस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, उसका जो हिस्ट्री रहा है वो अच्छे हैं, या उसको समझा के भेजा है तो हो सकता है। लेकिन जनरली आज के समय में हम देख सकते हैं कि माँ बाप भी अपने बच्चों को इतने अच्छे से संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, है ना, क्योंकि समाज बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज्ड हो चुका है, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो जो संस्कार होते थे बच्चों को वो आजकल नहीं दिए जा रहे हैं। और ऐसे इन्वायरमेंट में आप जैसे किसी व्यक्ति को अगर सड़क पर छोड़ दें जिसके पास में कोई हथियार नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आसानी से कोई उसको मार सकता है विदाउट ट्रेनिंग के। तो वो ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है जैसे पहले गुरुकुल में दी जाती थी, बच्चे को ट्रेन किया जाता था गुरु के अंडर में, तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करके
वो आता था। लेकिन आज के समय वो ट्रेनिंग नहीं है, स्कूल में भी केवल पढ़ाई पढ़ाई रहता है, पढ़ते हैं बच्चे केवल, लेकिन वो जो सोशल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, उसके अंदर जो एटिकेट्स होनी चाहिए, उसकी जो मेंटेलिटी होनी चाहिए कि सही क्या गलत क्या, इसमें भेद करना, वो आज के समय में उसके पास में नहीं है। और ऐसे स्थिति में अगर आप उसको कोटा या कहीं भी भेजें, नॉट कोटा, इवन कॉलेज में आने के बाद, तो ईजिली से बिगड़ जाने के चांसेस रहते हैं उसके। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सारी चीज़ें, टोबैको, अल्कोहल, इंटरनेट, और इवन ड्रग माफिया का भी एक्चुअली कोटा में बहुत ज़्यादा, ड्रग माफिया भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं कोटा में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सप्लाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। शायद इससे आप अवेयर होंगे, मैं बहुत अवेयर था कि इसलिए पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग करती थी रात में कोटा में, कि कहीं ऐसे कोई ड्रग माफिया कुछ बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि obvious सी बात है, वो तो नहीं सोचेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए है, उनको तो अपना बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, और वो वहाँ पे जा करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिजनेस करेंगे जहाँ पे उनका स्कोप ज़्यादा है, जहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे खरीदारी हो जाएगी। तो इसलिए कोटा को चूज करते थे, क्योंकि भाई बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई तो पढ़ने में तेज नहीं होता है, लेकिन हर कोई वहाँ पे आया है, इतना कंपटीशन है कि लाखों लोग आए हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, लाखों बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे ड्रग वहाँ पे भी बहुत काम करता था। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, ये बहुत ईजिली से अवेलेबल है। इसके पीछे गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फेलियर है, ना तो इसमें बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की, क्योंकि हमारे हाथों में पावर नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली इस तरफ सोचना चाहिए कि इन सब चीजों को बैन करे और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लिए जाए जहाँ पे ये केसेस फाउंड की जाए। बट लाइक मेरा क्वेश्चन अभी भी वहां पे फिर दोबारा से मैं इसको रिपीट करूंगा कि मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कुछ कर, चलो मान लीजिए गवर्नमेंट, मान अब देखिए, मान लो मेरे घर पे एक बच्चा आया है ना पढ़ाई करने के लिए, मैंने उसको कमरा दे दिया रहने के लिए कि बेटा तू यहाँ पे रह, मैं तेरे को पढ़ाई करवाऊंगा और तेरा एग्जाम क्लियर करवा दूंगा, है ना। तो अब माँ बाप को वो बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के गए हैं यहाँ पे, हम्म, है ना। बिकॉज अभी मेरे मेरे ऊपर अगर मान लीजिए मेरे ऊपर अगर जानलेवा हमला होता है, समझ रहे हैं, तो मुझे प्रोटेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस बच्चे को जो जिसको मैंने रखा है उसको प्रोटेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। अगर उसकी जान जाती है दैट मीन्स मैं गलत हूं। तो इस केसेस में इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो जाते? गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर्स क्यों लेके आ रहे हैं, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर क्यों आए हैं हमारे इंडिया में? ताकि गवर्नमेंट कुछ चीजों पे सरकारी नौकरी मिल गई, आदमी कुर्सी पे बैठ गया, उसको कोई मतलब नहीं है, अब भाड़ में जाए दुनिया, अब उसको सरकारी नौकरी मिल गई, उसको पता है उसको कोई नहीं निकालने वाला अब, है ना। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में प्राइवेट चीजें जब हो चुकी हैं तो अब स्ट्रिक्ट रूल क्यों नहीं है? क्यों बच्चे को अंदर बाहर आने समय चेक नहीं किया जा रहा? क्यों बच्चे का रूम चेक नहीं किया जा रहा? क्यों बच्चे का सुबह शाम टेस्ट नहीं किया जा रहा कि वो नशे में है कि नहीं नशे में है? क्यों उसके पेरेंट्स को नहीं बताया जा रहा? ये सारी चीजें क्यों नहीं है वहां पे? हाँ जी, आपको क्या इस लगता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं एलएन में था, तो वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा सेमिनार करते थे। महीने के एंड में बहुत ही मतलब सारे बच्चे आते थे, तो स्पिरिचुअल सेशंस होते थे वहाँ पे एलन का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मैं अटेंड नहीं कर पाया ज़्यादा, क्योंकि मैं हम्म। 1 साल के लिए गया था वहाँ पे, पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि एक दिन निकाल पाना इट्स वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बच्चे संडे शाम को मूवी देखने के लिए जाते थे, तो वो लगता था कि इनके पास टाइम कैसे इतना, मेरे को अंदर से अर्ज नहीं होता था मूवी देखने का, क्योंकि मैं इतना नहीं देखता था पहले। तो मुझे लगता था टाइम हम्म। कैसे इनके पास है, बट क्योंकि वो 6 क्लास से पढ़ रहे थे तो उनका अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप था, तो शायद वो टाइम निकाल पाते थे सैटरडे संडे को, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो मैं ओरिएंटेशन जो होता था वहाँ पे स्पिरिचुअल सेशन करते थे। तो वो स्पिरिचुअल सेशन इसलिए करते कि ताकि आपने जैसे बताया कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है बच्चों के लिए, तो ये एक स्टेप जो मैंने प्रैक्टिकली देखा वहाँ पे, कि इंस्टीट्यूट जो था वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थोड़े स्पिरिचुअल प्रोग्राम थे, तो बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करता था कि कैसे आप अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रगल को, अपने कॉम्पिटिशन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये स्टेप किया है वहाँ पे एलन ने, बहुत अच्छा था। रही बात एक्चुअली जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट को चेक करना कि वो नशे में है कि नहीं है, वो क्या कर रहा है दिन भर, ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली अमरजीत, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहाँ पे कोई हॉस्टल सिस्टम नहीं है। हाँ, ये फेलियर कह सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, क्योंकि इतना पैसा कमा रहे हैं तो उनको एक हॉस्टल बनाने चाहिए। आप चार्ज कीजिए बच्चों को, नो डाउट, फ्री में नहीं रखना है, हम्म। चार्ज कीजिए, कि ताकि आप उनको मॉनिटर कर सकें कि वहाँ पे जो गार्ड है, कुछ सिस्टम आप बना सकते हैं कि मॉनिटर करे बच्चे को नशे में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, उसके हॉस्टल्स में क्या चल रहा है, कुछ हॉस्टल के अंदर गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड केसेस भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा। तो ये सिस्टम का फेलियर मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स बनाने चाहिए एलन को, क्योंकि उनके पास फंड की कमी नहीं है। उनकी कोटा में इवन 8-9 बिल्डिंग्स हैं, और भी करियर पॉइंट जो है, या फिर रेजोनेंस, वाइब्रेंट, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, उन्हें अपने हॉस्टल बनाने चाहिए ताकि बच्चों पर रहे और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहे। क्योंकि अगर बाहर कहीं रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट में, तो ट्रैक कर पाना हर बच्चे को बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे लाखों की संख्या में 3-4-5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर किसी को इवन ट्रेस करने की वो क्या कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
तो मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट को यहाँ पे जो स्टेप ले सकती है, जैसे आपने कहा सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, वो ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अपने हॉस्टल बनानी चाहिए, वहाँ पे बच्चे को अच्छी सप्लाई देनी चाहिए फूड की, सिक्योरिटी की, कि ताकि वो वहाँ पे जाकर के जो जब इसलिए गया है पढ़ने के लिए वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करे और अपने कैरियर की जगह से बिल्डअप कर सके। तो मतलब सबसे बड़ा इशू वहां पे कोटा में यही है कि फिर वो लोकल लोगों की प्रॉब्लम ही होती होगी, फिर लोकल लोग तो उनको हॉस्टल बनाने नहीं देते होंगे ना, क्योंकि अगर प्राइवेट को इंस्टीट्यूट अपने हॉस्टल बनाएंगे तो लोकल लोग बोलेंगे भैया तुम हमारा धंधा खराब कर रहे हो, हमारी बिल्डिंगें खराब कर, उनकी बिल्डिंगें खराब हो हाँ जाएंगी ना फिर तो। ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से, बट मेरे हिसाब से आजकल सब बिजनेस है, तो बिजनेस में किसी को कोई रोक टोक नहीं वहाँ पे। एक्चुअली कोटा में देखते देखते मैंने अपने सामने 15-20 बिल्डिंगें बनती हुई देखी थी एक साल में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, हॉस्टल्स थे वो सारे बच्चों के। तो वहाँ पे बना सकता है, बट हम्म पता मतलब देखना पड़ेगा कि वो ऐसा स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे। मे बी दे आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि आजकल बिजनेस में व्यक्ति केवल पैसा देखता है एंड दे डोंट हैव दैट इमोशन फॉर द स्टूडेंट, आई थिंक रियली। So they can do these things. I ऐसे think ये we should आपने जो motivate them गुरुकुल for की to do बात these बोली ना, things. आपने जो गुरुकुल की बात बोली ना वो ये फैक्ट है, तो उस गुरुकुल में क्या होता था, वहां बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी, फ्रॉम जी स्टार्टिंग बिल्कुल। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी, बच्चा पूरी निगरानी में था, उसका खाना पीना रहना उठना। आज भी कुछ हमारे भारत में गुरुकुल हैं, अगर आप वहां पे जाके देखो तो वहां सुबह से लेके शाम तक बच्चे की पूरी डिटेल में जानकारी है, उन लोगों को टीचर्स को पता हाँ है जी। बच्चा क्या कर रहा है ना। हम्म, हाँ जी बिल्कुल। अब इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेजेस हैं, जितने स्कूल हैं जितने कॉलेजेस हैं उतनी ज्यादा बर्बादी हो रही है कम नहीं हो रहा कुछ भी। और मैंने एक हाँ चीज मैंने जहाँ तक एक चीज रियलाइज करी है अपनी अपनी मतलब इसमें जर्नी में कि एक्चुअली में टीचर्स को पता होता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, हम्म, बस वो सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है। हाँ जी, वो जब कंसर्न तक जो है वो नहीं है आज के समय में, तो हाँ सही कह जब रहे हैं तक आप। उनके ऊपर नहीं आ जाती ना बात, जब तक वो उनके कंसर्न से या उनकी लाइफ से या उनके किसी प्रॉफिट या लॉस में मतलब हिंड्रेंस नहीं बन रहा है वो बंदा, तब तक उनको कोई मतलब नहीं है, और मरे जिए जो हाँ मर्जी जी। हो जाए उसके साथ। चलो खैर वो तो लाइक जब होगा तभी सही होगा, मे भी कुछ कर पाए आगे जाके। तो मेरा आपसे सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, जैसे आप फिर आप कॉलेज में गए एंड देन लाइक आपका आपने दोबारा से शायद आपने बताया था कि आपने आईआईटी की अटेम्प्ट करी और वहां आप फेल हुए, तो वहां आपने आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि मैं यार मेरा आईआईटी निकला, मेरे को आईआईटी निकालना था, बट आप तो जेई मेंस निकालने गए थे, तो आईआईटी का जोश कैसे आ गया आपको कि मेरे को आईआईटी भी निकालना है साथ में। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली 12th के बाद जैसे मैंने जेमेंस का पेपर दिया था इमीडिएट 2014 में, तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, क्वालिफाइड था एज अ कैटेगरी जिसको मिनिमम कट ऑफ कहते हैं, बट आईआईटी जे के लिए तो बिल्कुल नहीं था। और वो जो जेमेंस के मेरे नंबर आए थे उसमें मुझे एज अ जनरल कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था कोई एनआईटी ऑल हम्म ओवर इंडिया। इवन मेरे होम स्टेट का जो एनआईटी उत्तराखंड है वो भी इतनी अच्छी रैंकिंग पे नहीं, और सबसे लास्ट में 30th रैंकिंग पे, तो उस पर जाने का तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि उस पर जाऊंगा। हम्म अब ठीक है, मुझे क्या करना था, तो उसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ अगर मुझे जीमेंस क्लियर करना है तो मुझे एक अच्छी एजुकेशन और जो हमारे नेशनल लेवल पे जो स्टूडेंट जिस कंपटीशन लेवल पे मुझे वहाँ पे जा करके फाइट करना है, तो मुझे उस माहौल पे वो अंडरस्टैंडिंग का उतना नॉलेज मुझे लेना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट जगह थी इंडिया में वो थी कोटा, इसलिए मैं कोटा गया। तो कोटा में जाने के बाद हम्म मैं 1 साल पढ़ाई किया, जैसे मैंने बताया, फिर वहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाई किया। तो मैं आईआईटी जेई का बैच ज्वाइन किया था, जेई मेंस का नहीं किया था। तो मैं सोचा था कि आईआईटी की तैयारी करूंगा तो जेई मेंस तो निकल जाएगा। जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम्म, बड़ा कुछ करने के लिए जाते हैं तो छोटी मोटी चीजें तो अपने आप यूजली हो ही जाती है। तो मैं बिल्कुल आईआईटी जेई की बिल्कुल। तैयारी करने के लिए गया। अब मैं सोचा था कि अब ड्रॉप नहीं लूंगा, वन फाइट लास्ट फाइट तो उसके बाद मैं जो है गया और मेरे अच्छे मार्क्स आए जेईएमएस में, आई स्कोर मोर देन 200 मार्क्स। तो मैं श्योर था कि हाँ अब मैं जो एनआईटी मुझे मिल जाएगा, अच्छा एनआईटी, टॉप 10 में तो मेरी रैंकिंग आ ही जाएगी, मतलब टॉप 10 रैंकिंग के एनआईटी में मुझे मिल ही जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब 1 महीना बचा है, अब आईआईटी के स्पेशल बैचेस वहाँ पे चलने लग गए थे मई और जून में, तो अप्रैल एंड मई में। तो मैं वहाँ पे फिर आईआईटी जी की तैयारी के लिए फिर दोबारा जो है अपना गया कोटा उन 1.5 महीनों हम्म के लिए। वहाँ पे फिर फाइट गया बच्चों से, कंपटीशन के बहुत वहाँ पे जैसे मैंने कहा कंपटीशन का माहौल था। तो मैं फिर आईआईटी जे का पेपर देने के लिए जब घर आया, आईआईटी जे का पेपर दिया, तो मेरे जो नंबर थे वो मैं क्वालिफाई तो किया, मेरे 12,000 रैंक आई थी आईआईटी जे में, बट एज फिर जो मेरी कैटेगरी है उसके हिसाब से मुझे कॉलेज मिल पाना इट्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो फाइनली मैं जब काउंसलिंग किया तो मुझे कोई आईआईटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली एनआईटी भोपाल में मेरा तो
जो है काउंसलिंग में मिला, तो फाइनली मैं फिर NIT भोपाल वहाँ पे गया। ओके ओके। जी। सो लाइक चलो अभी अपने बहुत अच्छे से अपनी 12th क्लियर करी, देन आप NIT में चले गए, और NIT में जाते ही बच्चे के साथ क्या होता है कि भाई अब तो गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए, अब तो प्लेसमेंट तो पक्की है, कोई खास तो दिक्कत होने वाली है नहीं। तो मतलब एक फ्रीडम सा आ जाता है आदमी के अंदर, जैसे IIT के अंदर एंटर करता है, उसको पता है कि अब मैं IIT में आ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जनरली लोगों को लगता है कि IIT NIT में जाते ही बच्चा जो होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बट वहां भी वो सब कल्चर है जो नॉर्मल कॉलेजेस में कल्चर है ना, वहां भी जाके बच्चे बिगड़ते हैं। तो वहां पे जाके आपकी जर्नी कैसी रही, आपने फर्स्ट ईयर में कैसे मतलब लाइक कैसे अपने माहौल को अडेप्ट किया उसमें अपने, फिर वहां क्यों नहीं बिगड़े? क्योंकि अब तो यहाँ तो आपको क्लियर था कि आपको IIT क्लियर करना है, 1 ही साल है आपके लिए, अब तो कॉलेज में चले गए, तो वहां कैसे आपने फर्स्ट ईयर अपने आप को हैंडल किया? इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, क्लैरिटी ऑफ गोल, सही क्या है गलत क्या है, मेरा गोल क्या है, जिस व्यक्ति को गोल क्लियर होता है उसे पता होता है क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, कौन चीज़ मुझे डिविएट कर रही है, वो सारी चीज़ें जो आपको गोल स्टेटमेंट से डिविएट कर रही है वो गलत है, और जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं आपके गोल स्टेटमेंट के लिए वो सही है। तो एक्चुअली मैं इस चीज़ को मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, और इवन कॉलेज में जाने के बाद भी मुझे ये पता था कि मुझे कैसा एसोसिएशन लेना है और कैसा एसोसिएशन नहीं लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर था मुझे, इसलिए मैं कोटा में जाकर के नहीं बिगड़ा, और इवन कॉलेज में आने के बाद भी मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ अपने गोल स्टेटमेंट से। मैं एक्चुअली थोड़ा क्या था, ओपन नहीं था। जनरली क्या होता है, कुछ बच्चे जो कि बहुत ओपन होते हैं, तो जो खुला हुआ है उसमें कुछ भी डालोगे आप तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे बच्चे बाहर जाकर के जनरली बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर का माहौल आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग बिगड़े हुए हैं। तो वो बोलते हैं गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट, या फिर बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो प्रिंसिपल। तो गार्बेज जल्दी अंदर चला जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आजकल का माहौल कैसा है, नॉट गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी है कि सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं ओपन नहीं था, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, किसी से ओपन नहीं होता था, पहले देखता था कि ये कैसा व्यक्ति है, क्या इससे मेरा नेचर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ये सही है, क्या इसके अंदर ये गलत आदतें तो नहीं है। होपफुली क्या हुआ कि मैं जब कॉलेज में गया तो मेरे जो रूम पार्टनर्स थे वो तीनों अच्छे थे, मतलब नो वो बहुत ही भोले भाले थे, इनोसेंट थे, मेरे से ज़्यादा इनोसेंट थे। तो मुझे पता था कि हाँ ये अच्छे लड़के हैं, मतलब भगवान के इससे मतलब मेरे को एसोसिएशन जो मिला कॉलेज में वो बहुत अच्छा मिला रूम पार्टनर से, क्योंकि रूम पार्टनर से अगर बिगड़े होते तो आपको और चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठीक है आप बाहर के लोगों से ना मिले, बट रूम पार्टनर से तो रहना पड़ेगा आपको 24 आवर्स। तो उसमें क्या था कि मुझे जो क्लैरिटी थी अपने अंदर सही और गलत में देख करके, इसलिए मैं ओपन नहीं होता था किसी के साथ में, कॉलेज में किसी के साथ इंटरमिक्सिंग कर ले, कहीं भी बैठ गए किसी को भी जानने लगे, ऐसा नहीं करता था। अपना आता था, पढ़ाई करता था कॉलेज से, मैथ में जाके खाना खाते थे, रूम में जाके सो जाते थे, वेरी स्ट्रिक्टली। मैं इवन अपने कॉलेज लाइफ में आपको बताता हूँ, दूसरे हॉस्टल में दूर की बात, मैं अपने हॉस्टल के सेकंड फ्लोर में भी नहीं गया था। मैं इतना था अच्छा। कि मिक्सिंग करना ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि मैं ये समझता था कि सारे लोग बिगड़े हुए हैं, कोई अच्छा होगा तो अपने पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे रूम पार्टनर्स वो ठीक थे, और इवन मेरे बगल वाला रूम पार्टनर जो था एक और, वो भी बहुत अच्छा था, तो हम बस उन्हीं से दोस्ती रखी पूरे फर्स्ट ईयर में, और किसी से इंटरमिक्सिंग में नहीं किया। तो ये एक पहला पहलू है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है फर्स्ट ईयर में। इवन मैं एक्चुअली क्या था, थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड था घर पे। मैं आपको एक चीज जो है, भगवत गीता के कुछ श्लोक दिए थे, मेरी मम्मी पढ़ती है भगवत गीता पिछले 10 सालों से, तो मुझे बोला कि बेटा आपको जाना है, अगर आप कोटा में भी गया था मैं, तो बोला कि ये 3-4 श्लोक है सुबह शाम इनको पढ़ना, जैसे सुबह शाम की दवाई दी जाती है। हाँ। तो हाँ मेरी मम्मी ने इसलिए नहीं दिया सर, स्पिरिचुअली कि चलो भगवान को याद करना चाहिए, तुम जा रहे हो अकेले हो, तो भगवान तो हर जगह है, वही देख रहा है हमें, संभाल रहा है हर जगह। तो मम्मी ने फिर भगवत गीता के कुछ श्लोक बोला था कि खाना खाने से पहले ये श्लोक पढ़ना, खाना खाने के बाद ये वाला श्लोक पढ़ना। तो मैं वहाँ पे भी पूजा करता था, मतलब गणेश जी की फोटो की वहाँ पे कोटा में अगरबत्ती दिखाता था, एक नेचुरली जैसा होता है, और जो कुछ भी लाता था फ्रूट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा रखता था भगवान के आगे, और उसको फिर गाय को दे देता था। तो नेचुरली, तो इससे क्या होता है कि आप स्पिरिचुअली जब कनेक्टेड रहते हैं ना, तो आपको डिविएट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें क्या करती है, प्यूरीफाई करती है अंदर से। तो कोटा के बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मैं वहाँ पे भी ऐसे करता था, सबसे पहले मार्केट से जाकर के गणेश जी की एक मूर्ति लिया, उनको अगरबत्ती दिखाता था, है ना, अपना चीजें करता था जो भी है। लेकिन वहाँ पे जब 2-3 महीने बीते कि हमारे कॉलेज में जो है एक दिन मैंने देखा कि स्टॉल लगा हुआ है भगवत गीता का, वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और भी कई सारी स्पिरिचुअल बुक्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो जो सीनियर्स थे वो हमारे कॉलेज से जुड़े हुए थे, कॉलेज के थे, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। तो मैं सोचा कि भगवत गीता तो पढ़ नहीं पाऊंगा, थोड़ा इतना मोटिवेशन आया नहीं, लेकिन उन्होंने थोड़ा समझाया कि पढ़ना चाहिए भगवत गीता को, तो भगवत गीता मैं खरीद लिया और पूरे साल भर में पढ़ता रहा भगवत गीता। तो ये जो छोटी मोटी
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में करता रहा, ये मुझे और कॉन्फिडेंस और प्यूरिफिकेशन देती रही अंदर से, जिससे मेरा डिविएशन होने के चांसेस और कम हुए, मैं नहीं बिगड़ा एट द एंड तक। और जो क्लियरिटी मैं आपको बता रहा था वो और क्लियर होती गई कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्पिरिचुअलिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जिसमें मुझे कॉलेज लाइफ में इवन डिविएशन से बचाया है। तो गुड एसोसिएशन ये पहला पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी जो है, इन दोनों को मेरे को सपोर्ट किया मेरे कॉल ईयर ऑफ। मैं जितना आपकी मतलब जर्नी से समझा हूँ अभी तक, इतना मैंने आपको सुना है, मैंने ये समझा है कि बचपन के संस्कार एक्चुअली बहुत जरूरी होते हैं। मतलब जी बचपन बिल्कुल। संस्कार का मतलब यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स ने क्या बोला उससे फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स क्या कर रहे थे, आपके परिवार में लोग क्या कर रहे थे, आप भी वही करोगे, है ना। तो एक बच्चा जो बाहर जाके नशा कर रहा है या फिर किसी भी बैड एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहा है फॉर द प्लेजर, इट मीन्स वो बच्चा देख के आया है कि जब भी उसके पेरेंट्स या फिर उसके परिवार वाले या कोई भी ऐसा सदस्य जिसके साथ वो घुल मिल रहा, परेशान हो रहा है, वो नशे का सहारा ले रहा है। आपके घर पे वैसा नहीं था, जी आपके घर पे लोग परेशान हुए तो भगवान का सहारा ले लिया, आप भी परेशान हुए तो अपने भगवान का सहारा ले लिया। अब जिसके घर पे लोग परेशान हुए और जगह सिगरेट और दारू का सहारा ले रहे हो, वो व्यक्ति क्या सीखेगा, उसके लिए तो वही सही है ना। तो कहीं जी ना कहीं ये बिल्कुल एक्चुअली। मैंने अभी रिसेंटली मुझे उस दिन वो लाइन एक्चुअली मैं समरी तो सुना दिया, बट वो लाइन एक्चुअली मेरे अंदर डाउट में रह गई, और उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो वाला कि मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम, कि मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के साथ, तो एक फेलियर का कारण हो सकता है। वो मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्या है। तो अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में ये चीज है कि जो बच्चे कोटा जाके फेल होके आते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनके पोटेंशियल नहीं है, बट पेरेंट्स ने कोटा भेजा, इट मीन्स बच्चा इंटेलिजेंट था, पेरेंट्स को विश्वास था कि बच्चा हमारा कुछ कर लेगा। बट वहां जाके वो ऐसी चीजों में इसलिए फंस गया क्योंकि पेरेंट्स ने ये नहीं देखा कि हमने उसको क्या सिखा दिया है, और जी हम बिल्कुल। वो चीज ना करें। ये बहुत ही जरूरी एक चीज है जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं सोसाइटी और लाइक मतलब एक पेरेंट्स को भी, जैसे जैसे हम लोग पेरेंट्स बनेंगे ना, तो हम लोग को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दिया है पेरेंट्स ने, कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को स्कूल भेजना, उसकी पढ़ाई करवाना, उसको अच्छा खाना खिलाना, है ना, उसको टाइम पे पैसे देते रहना। बट पेरेंट्स को ये नहीं पता कि एक्चुअली में एक इंसान को ये बताना कि तुम धरती पे आए क्यों हो मरना क्यों है, ठीक है, ऐसे सवाल है वो पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं बच्चों को। और एक्चुअली उन मेन रीजन है उनको भी नहीं पता है, उनको भी नहीं हाँ पता जी बिकॉज बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है, और एजुकेशन सिस्टम में और पूरी एजुकेशन में ड्यूरिंग अब पूरा एकेडमिक जर्नी देख लो, कोई ऐसी बातें नहीं सिखाता है, कोई टीचर भी आपको ऐसी बातें नहीं बताएगा। टीचर भी आएगा अपना काम करके चला जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मतलब क्या चीज। तो जैसे आपने स्पिरिचुअल आपने मुझे उसके बाद बताया था कि आप ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हुए एंड देन आपने अपनी लाइफ को और डेवलप, मैं बस यही जानना चाहूंगा, आप थोड़ा थोड़ा सा की पॉइंट्स बताइए कि वहां से क्या क्या ऐसी चीजें आपने सीखी जो आपको लगता है कि हर बच्चे को सीखनी चाहिए, या हर एक स्टूडेंट को जो एक लाइफ का बड़ा गोल लेके चल रहा है उसको ये चीज सीखनी चाहिए। तो अमर जी थैंक यू, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सवाल पूछा कि आखिरकार जब मैं सेकेंड ईयर में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हुआ तो फिर मुझे क्या सीखने को मिला। तो एक्चुअली हाँ, वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था, वो हमारी ही एक कॉलेज का एक ग्रुप था, एक क्लब था जिसका नाम था इंस्पायर। तो वो सोसाइटी जो था वो मैं ज्वाइन किया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मुझे एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे लोगों को भी ढूंढ रहा था जो मेरे जैसे जिनका नेचर है ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लाइज टुगेदर, समान पंखुड़ी वाली चिड़िया साथ में उड़ती है। तो मैं ढूंढ रहा था जो चिड़िया वो मेरे जैसे एसोसिएशन वाले कहाँ है। फर्स्ट ईयर में मैं ढूंढता था, बट मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे हॉस्टल में नहीं मिला। इवन जो बाहर के सीनियर्स थे उन्हें देख के भी मुझे लगता था दे आर आल्सो नॉट दैट मच इंस्पायर्ड टू मी। सो उसके बाद जब मैं इंस्पायर सोसाइटी से जुड़ा तो वहाँ पे जो सीनियर्स थे उनका जो था बिहेवियर देख करके, उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वो कई सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स करते थे, और ऐसे कहते हैं अनमोटिवेटेड, विदाउट हैविंग एनी सेल्फिश मोटिव, वो हमारे लिए प्रोग्राम्स करते थे। हमें आकर के शाम को मतलब सेशन के अंदर प्रसाद देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, एक अपनापन महसूस होता था कि एक सीनियर हमारे डिसेंटली कुछ सोच रहे और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते थे, है ना। तो वो जो ये प्रिंसिपल थे, नो meat eating, gambling, no intoxication, any kind, whether it is cigarette or wine, or no any illicit connection with others,
अपोजिट सेक्स, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंस्पिरेशन लगता था, इसलिए मैं उनको ज्वाइन किया। तो सबसे पहली चीज जो मैं वहाँ पे जाकर के सीखा वो था एक डिसिप्लिन लाइफ। जैसे अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो 6th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि व्यक्ति दुखों से कैसे दूर हो सकता है इस मटेरियल में। तो भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखा, कि जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, अपने काम काज में और अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटीज को रेगुलेटेड वे में करता है वो व्यक्ति दुखों से पार पा सकता है। तो एक योगी के बारे में भगवान बता रहे थे। तो ये प्रिंसिपल चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। लोग कहते हैं कि सर सुबह, जैसे मुझसे कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर सुबह उठने से क्या फायदा है, आराम से सोते रहो, बट एक्चुअली इसके बहुत सारे घाटे हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में अगर हम जल्दी नहीं उठ रहे हैं, अपना टाइम स्लीपिंग में वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लगेगा, दिन में भी नींद आएगी। तो ये अनरेगुलेटेड लाइफ से मैं रेगुलेटेड लाइफ में आया इंस्पायर में। वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा डिसिप्लिन लाइफ था, सुबह उठना, फिर मेडिटेशन करना, फिर एक पढ़ाई के लिए बहुत टाइम मिल जाता था, क्योंकि अगर आप जल्दी उठ रहे हैं सुबह, तो एक डिसिप्लिन लाइफ वहाँ पे मुझे जीने का मौका मिला। तो ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि मेरा बेनिफिट हुआ वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे मुझे जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे सीनियर्स मिले जो आज तक मुझे इंस्पायर करते हैं अपने बिहेवियर से, अपने स्किल्स से, अपने डिवोशन से, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल से। इवन मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आज के समय में, हर तरफ एकेडमिकली, इन देयर जॉब लाइफ, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो जो दूसरी चीज़ मिली मुझे कि हमें हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम दूसरों को इंस्पायर कर सके, किसी भी एट्रीब्यूट से, स्किल से, अपने बिहेवियर से, अपने एग्जाम्पल से। और ये भी एक्चुअली भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि दाचरित श्रेष्ठ तब तक देवतरो जना, कि जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं एक्चुअली कॉमन मैन उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि पहले के बच्चे बिगड़ जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन और ड्रग के प्रति चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली आजकल बच्चे इंस्पिरेशन किसे मानते हैं अपना, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स, पॉलिटिशियंस। और हम देखते हैं ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी, ज्यादातर ये सब चीजों पे इंडल्ज हैं। तो अगर हम उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानेंगे तो हम भी उसी डायरेक्शन में डिग्रेडेड हो जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट, यही फॉर्मूला भगवत गीता में भगवान ने बताया। बट अगर हमारे इंस्पिरेशन, अगर ऐसे सीनियर्स हैं कि जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, जो दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, जो अपने बिहेवियर से एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो ओबियसली जब हम उन्हें देखेंगे, उनको सुनेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो हम भी एक एग्जाम्पल बन पाएंगे अपनी लाइफ में, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे दूसरों के सामने। तो ये जो दूसरा मुझे चीज लगा कि मुझे इंस्पिरेशनल सीनियर्स मिले, इट्स अ वेरी वंडरफुल, आई विल से, दूसरा गिफ्ट जो मुझे इंस्पायर सोसाइटी में जानने का मौका मिला। और तीसरा, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, एट द एंड ऑफ माई लाइफ व्हाट आई वांट, अपने जीवन के अंत में मुझे क्या चाहिए। तो वो जो मेरा गोल स्टेटमेंट था वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ आज भी, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इंस्पायर सोसाइटी में। जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे मेरा गोल स्टेटमेंट और क्लियर हो गया। जैसे पहला गोल स्टेटमेंट था 12th के बाद जे मेंस में जाना है, जे मेंस में जाने के बाद गोल स्टेटमेंट था मुझे कॉलेज में जाना है, आईआईटी में नहीं जा पाया, एनआईटी में जाना है। अब एनआईटी के बाद मेरा गोल स्टेटमेंट क्या है, ओके जॉब करना, और जॉब करने के बाद गोल स्टेटमेंट क्या है, वो है जो था वो जो मेरा गोल स्टेटमेंट, वो मुझे क्लियर हुआ कि आज का मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, टू हैव अ वेरी स्पिरिचुअली हेल्थी इन्वायरमेंट इन माय लाइफ सो दैट आई कैन ग्रो स्पिरिचुअली, मैं स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे विकसित हो सकूं और अपने अस्तित्व को समझ सकूं, मेरा पर्पस क्या है, वेयर इज माय गोल। ये सारी चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो मुझे जान के जो सोसाइटी है वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत क्लियर हो गई। तो ये जो 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ पे जाने से बहुत ही बेनिफिट मिले। और भी कई सारी चीज़ें एक्चुअली वो शॉर्ट सेशंस में बता पाना तो मुश्किल है, बट वहाँ पे जाने से जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, क्योंकि हम वहाँ पे प्रोग्राम्स करते थे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हमने बताया। तो हॉस्टल में जाकर के प्रोग्राम्स करना, बच्चों को मोटिवेट करना, स्पिरिचुअली उन्हें इंक्लाइन करना, उनकी बैड हैबिट्स को दूर करना, और उन्हें एकेडमिकली, स्पिरिचुअली, सोशली डेवलप करना। तो ये इस तरह से आप बहुत ऐसे मैच्योर हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, और आपको भी एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है अंदर से जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं। जैसा आप तो जानते ही हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल से बच्चों को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, आप रोज एक इंटरव्यूज के थ्रू माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कितना अच्छा लगता होगा आपको, या आप अपने अंदर से जानते होंगे जब बच्चे मोटिवेट होते हैं, अपना हार्ट शेयर रखते हैं आप, सर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये एक स्किल डेवलप हो गई है कि वहाँ पे जा करके। तो ये मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा फायदा। और जैसे मैंने बताया कि इंस्पायर में जाने के बाद एक डिसिप्लिन लाइफ में जिया, तो उससे एक्चुअली मुझे सबसे बड़ा फायदा एकेडमिक के लिए ये हुआ कि बहुत ईजिली से मेरा प्लेसमेंट हो गया। इवन फर्स्ट मंथ, लेकिन 0 डे पे ही मेरा एक्चुअली हीरो मोटर कॉर्प्स में प्लेसमेंट हो गया। तो उसमें इसलिए हो पाया क्योंकि थ्रू आउट द 3 ईयर, 3rd ईयर तक पूरा एक डिसिप्लिन लाइफ जिया, बहुत इजीली से ये सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत सारे और भी कई फायदे हैं जो मुझे वहाँ पे मिले।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब मैं आपकी लाइफ से इतना समझ पा रहा हूँ। मैंने प्रीवियस जो इंटरव्यू लिया था उसमें मैंने ये बात बोली कि अगर हम लोगों को लगता है कि जिन लोगों की लाइफ स्मूथ चल रही है, भैया उनका कॉलेज भी अच्छा था, उनका स्कूल भी अच्छा था, उनके ग्रेड भी अच्छे आ गए, वो उनको नौकरी भी अच्छी मिल गई, वो अब उनकी शादी भी अच्छी होने वाली है, तो एक्चुअली में वो लोग डिसिप्लिन्ड है। और जो लोग डिसिप्लिन नहीं है ना, उन लोगों की लाइफ होच पोच चल रही है। जो डिसिप्लिन है वो, ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में फेलियर नहीं आ रहे, फेलियर आ रहे हैं उसकी लाइफ में, बट वो डिसिप्लिन है, वो लगा हुआ है। उसकी उसकी बैकग्राउंड पे फिलोसफी बहुत अच्छी है। आप लोगों से बात करने से एक्चुअली में हम ये देख रहे हैं कि आप लोगों का नजरिया क्या था इस दुनिया को देखने का। अब जो बच्चा इसको सुनेगा तो उसको भी ये नजरिया समझ में आएगा कि ये बंदा इस दुनिया को इस तरीके से देख रहा है और मैं इस दुनिया को इस तरीके से देख रहा हूँ, मतलब दोनों में फर्क है। जैसे एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, जो मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा मिस किया है। जैसे हमने बताया ना कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं जल्दी लोगों से नहीं मिलता था, मैं जज करता था लोगों को कि कौन सा बंदा सही है या कौन सा बंदा गलत है। मेरे अंदर ये चीज की बहुत ज्यादा कमी है कि मैं लोगों को जज नहीं करता। मैं जो भी बंदा आया मैं उससे खुल के बात करूंगा पूरा, मतलब ऐसा जैसे कल का बिछड़ा हुआ भाई है मेरा, कुंभ मेले में बिछड़ गया था ये, उसको पूरा सब कुछ बताऊंगा। समझ रहे हो? तो इट्स काइंड ऑफ दैट, मतलब कि लाइक एक होता है ना कि हम लोग मुझे लगता है कि हाँ, लाइक कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि अरे बेटा ध्यान से रहना, किसी गलत आदमी के पास ना जाना, बट एक्चुअली में हमें वो सिखाते नहीं कि सही गलत में फर्क कैसे करना होता है। सही सही आदमी में, गलत आदमी में, किसी की चालाकी में फर्क। मैं कई बार हम क्या सोचते हैं, पूरी दुनिया को अपने जैसा समझने लग जाते हैं कि सारी पूरी दुनिया जो है हमारे जैसी है, बट एक्चुअली हर कोई अलग अलग है। ये बात भी समझाना बहुत जरूरी होता है बच्चे को कि हर कोई अलग अलग है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा चालाक है, कौन सा बंदा आपके लिए अच्छा चाह रहा है, कौन सा आपके लिए बुरा चाह रहा है। मतलब थ्रू द टाइम हम लोग समझ जाते हैं, बट स्टिल आई थिंक ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एक मैनेजमेंट स्किल भी बोल सकते हैं आप इसको। कल को अगर मैनेज नहीं कर सकते लोगों को, अगर आप लोगों के बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं आगे जाके। थैंक यू अमरजीत फॉर योर। तो सर लाइक कुछ आपके लास्ट लास्ट वर्ड्स, लाइक कोई ऐसी कोई लाइफ लर्निंग रही हो आपकी लाइफ की, जो आप लास्ट हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे लिसनर्स के, हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो जो। जी हाँ, जैसे कि आपका जो ये सेशन है ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो मैं कुछ लाइंस के थ्रू अपनी जो ये सेशन इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि क्या चीज़ें मेरे लिए इंस्पिरेशनल है और आपको कैसे अपने लाइफ को देखना है। आप चाहे कहीं भी जाएं, इवन स्टडीज इन जॉब लाइफ, आपको कैसे जो है अपनी लाइफ को जीना है, कैसे आपको सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात है, आपको जजमेंटल होना पड़ेगा, इसके लिए क्या है, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ everyone is doing it, and right is right even if no one is doing it। अगर कई लोग गलत चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमें भी वो करना है, और कोई भी अगर सही चीज नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो नहीं करना है। तो ये जो जजमेंटल है, ये आपके पास में क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसका सबसे बड़ा मतलब मैं, अब आप कहेंगे कि कैसे क्लैरिटी है सर हमें, तो देखिए, यस, ये जो क्लैरिटी थी ये हमारे माँ बाप या दादा जो होते थे हमें पहले होम, जब हम घर में रहते थे हमें दे देते थे ये क्लैरिटी। बट आज के समय में मटेरियलाइज्ड हो चुका है बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी, सारे चीज़ें मटेरियलाइज इन द सेंस अब ये चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देता है, तो जिसके कारण वो जजमेंटल, वो जो इंटेलिजेंस है वो बच्चे के पास नहीं है, और वो कहीं पे भी जा करके बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको तब फाउंडेशन बनेगी जब आप जो है इन चीज़ों को स्पिरिचुअली कनेक्टेड पीपल से समझेंगे। तो आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना पड़ेगा। तो जो अगर यंग स्टूडेंट्स है 10th 9th तक, they should connect themselves to जैसे मैं spiritual organization में connect हुआ, तो they should also read Bhagavad Gita and our scripture, so that they should be able to have a that judgmental intelligence, so that they can differentiate between right and right, what is wrong। और उनके टीचर, पेरेंट्स या जो अगर कुछ अच्छे फ्रेंड्स जिन्हें वो जानते हैं, उनसे गाइडेंस लेकर के सबसे पहले जाना चाहिए उन्हें, कहीं भी जा रहे हैं, कि मेरा क्या रोड मैप होने वाला है 1 साल का, अगर मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ 4 साल का, यानी अगर कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, तो उसको उनको गाइडेंस लेना जरूरी है। आप फ्रीली हंसते हंसते जाएंगे तो आप कहीं भी डिबेट हो जाएंगे, बट अगर आप एक एटीट्यूड के साथ जाएंगे, एक गोल स्टेटमेंट जो मैं हमेशा रिपीट किया सेशन में, अगर आपको क्लियर है तो आप फिर डिबेट नहीं होंगे। तो ये आपको मदद करेंगी स्पिरिचुअल चीज़ें इन सब डिफ्रेंशिएट करने में। दूसरा ये है कि आपको हमेशा अपने लिए कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल पीपल्स को ढूंढना पड़ेगा जिनसे आपको इंस्पिरेशन कंटिन्यू मिलता रहे। अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है कंटिन्यू, तो यस, डिफिकल्टीज आएंगी। इवन भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, सुख आएगा, दुख आएगा, हार जीत, गर्मी सर्दी, सब चीजें आएंगी, बस तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना है।
तो वो एटीट्यूड कैसे बदलेगा, वो इंस्पिरेशन, वो एनर्जी, वो साहस कैसे आएगा उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए, जब आपके पास इंस्पिरेशनल पीपल होंगे, कुछ इंस्पिरेशनल होंगे जिनसे आप इंस्पायर होकर के उस सिचुएशन को टैकल कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड था, तो यस भगवान सबके लिए इंस्पिरेशनल था, तो आप कनेक्ट करें अपने को भगवान से, आप ऐसे कनेक्टेड, बस हम भूल चुके हैं, तो वो इंस्पिरेशन हमेशा रहेगा आपके साथ में। और आप ढूंढिए कि ऐसे सराउंडिंग्स में कौन से स्पिरिचुअली एलिवेटेड पीपल थे जिनसे मैं एसोसिएट करके अपने को और इंस्पायर कर सकता हूँ। तो अब आप अगर कभी डिफिकल्टीज आएंगी, श्योर डिफिकल्टीज तो आएंगी, तो आप डिविएट नहीं होंगे, आप फिक्स्ड अप रहेंगे अपनी पोजीशन पे और अपनी ड्यूटी को इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये जो दो टीचिंग्स हैं, ये मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता हूँ, और ये सबसे बड़ी लर्निंग। और तीसरा मैं कहता हूँ कि आप दूसरों को इंस्पायर कीजिए। हमारे एक्चुअली इंस्पायर सोसाइटी का एक टैग था, इंस्पायर एस्पायर टू इंस्पायर अंटिल यू एक्सपायर। आपको दूसरों को इंस्पायर करना है, कब तक? जब तक आप एक्सपायर नहीं हो जाते। सो इससे क्या होता है, जब हम दूसरे को मोटिवेट करते हैं ना, एक्चुअली तो हम पहले चीज होता है हम खुद ही मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, एंथुसियाज्म आता है, और हम जब दूसरे को सलाह देते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सलाह को फॉलो भी करते हैं, वो करे ना करे बट हम जरूर फॉलो करेंगे। तो दूसरों को भी बताइए, अच्छी शिक्षाएं दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, प्रोग्राम्स कीजिए, और कैसे करके बच्चों को इंस्पायर कीजिए कि ताकि एटलीस्ट वो बेनिफिट ना हो, आप तो जरूर बेनिफिटेड होंगे। तो ये फॉर्मूला जो है, ये 3 चीज़ें आप जो है मेरी लर्निंग्स रही है, और मैं इनको अभी तक फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी फॉलो करने का पूरा प्रयास करता रहूँगा, जिससे मतलब मैं अपने लाइफ को एक अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रोड मैप दे पाऊँ, और अपने जो मेरा सक्सेस पॉइंट है वहाँ तक इजीली से पहुँच पाऊँ। Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for this wonderful like अपने जितनी अपनी learnings बताई, जो भी आपने आपने पॉइंट्स बताए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई नो दैट कि बच्चों को भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, बिकॉज कई बार होता है ना कि आपको जस्ट किसी की बात सुन के रियलाइज होता है कि ओके यार, हाँ अपनी लाइफ में भी ऐसे हुआ था। सो रियली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अमर जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ बच्चों को इंस्पायर कर पाऊँ, फिर अगर उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया तो सक्सेसफुल होगा इस वीडियो का। तो अगेन आई विल थैंक यू अमर जी फॉर कॉलिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।